My name is Abdul Salam. I am from 30th Common Training Program. I did my CSS in 2001 and joined in 2003 in Police Service of Pakistan as an Assistant Superintendent of Police. My career journey started from Punjab. I joined Punjab Police as an ASP in Multan, and thereafter I spent 5 years there, and then I joined Sindh Police as Superintendent of Police in 2008. And my academic background is that I am a civil engineer from NED University, Karachi, and then I changed my career and pursued this path of CSS. And as I told you earlier, that I qualified in 2001 and joined in 2003 in Police Service of Pakistan. Right now, I am serving as Director FIA South Sindh, and previously I have held many districts in Sindh Police, Addition Director in FIA, and after promotion I again joined FIA, and right now I am before you. अच्छा देखें, जिस तरह सबका जो CSS का नॉर्मल जो ट्रेंड होता है, जैसा हमारी जनरेशन में अगर गो बैक 20 ईयर्स या 22 ईयर्स बैक, तो उसमें जो भी लड़के स्पेशली जो एक रूरल या ट्रेडिशनल बैकग्राउंड के होते हैं और जो टिपिकल एक गवर्नमेंट सर्विस के को परसू करते हैं और गवर्नमेंट की एजुकेशन ही ज़्यादातर होती है, तो उनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ चलती होती है कि हमने CSS करना है, क्योंकि फ़र्स्ट प्रायोरिटी अब CSS होती है। उसका शायद रीज़न ये भी है कि हमारे जहनों में नौकरी का मकसद सरकारी अगर नौकरी होता है, और सरकारी नौकरी में जो सबसे बड़ा सुपर स्ट्रक्चर नौकरियों का है पब्लिक सेक्टर में, वो CSS का काडर है। और जब CSS के काडर को हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती है, तो हम पुलिस में जाएँ, DMG में जाएँ या रेवेन्यू सर्विसेज में जाएँ, तो उसका एक मखसूस पाथ होता है जिसे हम एग्जामिनेशन ऑफ CSS कहते हैं, जो पब्लिक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो जर्नी होता है पब्लिक सर्विस का या सिविल सर्विस का, उसमें प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम आते हैं, जो मैंने भी दिया। मैंने 2001 का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था उसमें मैंने सिंध में टॉप किया, और उसके बाद फिर मैंने उसी पाथ को फर्दर परसू किया और CSS का एग्ज़ाम के थ्रू फिर मैंने पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया। अब उसमें नॉर्मली ये तो एक स्क्रीनिंग, मेरी नज़र में जो मेरी एक असेसमेंट है CSS के बारे में यही है कि ये इट्स एन स्क्रीनिंग टेस्ट, ये कोई डिग्री कोर्स नहीं है, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मेरी नज़र में डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है हम जिस बैकग्राउंड से ज़्यादातर आते हैं, हम ज़्यादातर मेजॉरिटी भी बिलोंग टू मिडिल क्लास, तो हमारी इतनी अवेयरनेस नॉलेज, मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, इतनी नहीं होती। तो अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, IT का दौर है, अब तो हर चीज़ वर्चुअल हो रही है। हमारे टाइम में तो इतनी कोई क्लासेस वगैरह नहीं होती थी। हम लोग आपस में ही किसी लाइब्रेरी में बैठ गए और आपस में हम नोट्स शेयर करते थे और इसी तरह हम तैयारी करते होते थे। कोई अकेडमीज़ भी बहुत कम हुआ करती थी उसमें, तो उसमें मैं टाइम भी ज़्यादा लगता था, मेहनत भी ज़्यादा होती थी। और डेफिनेटली जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा एक मिथिकल कर देते हैं, एक जैसे कहते हैं मिस्टीरियस कर देते हैं, तो ज़ाहिर है उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, उसमें मेहनत भी ज़्यादा होती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि आई टुक 2 अटैम्प्ट्स। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी एलोकेशन नहीं हुई थी, लेकिन मैंने क्लियर किया था, लेकिन सीटें ना होने की वजह से मेरी एलोकेशन, लेकिन मैंने सेकंड अटैम्प्ट क्विकली दिया, तो फिर मैं पुलिस सर्विस में आ गया। तो मैंने जो अपने फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट में जो मैंने डिफरेंस फील किया, जिसको मैंने कोशिश की उसको ख़त्म करने की, वो ये था कि ये कोई डिग्री एग्ज़ाम नहीं है, ये दिस इज़ एन स्क्रीनिंग टेस्ट। और उसमें जो सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, और हम शायद डिफरेंट पाथ पे चले जाते हैं। इस तरह इसका मीडियम जो है वो इंग्लिश है, आप इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देते हैं इसका। सेकंड, दिस इज़ द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, और नॉलेज वही होती है जो आपको पहले से बताई जाती है। अगर आप उसका सिलेबस देखें, जो अभी भी ऐसे ही होगा कि उसका मखसूस सिलेबस होता है, रिकमेंडेड बुक्स होती हैं और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर ही आपने एग्ज़ाम देना होता है। हमारे टाइप पे में थोड़ा डिफरेंट था, अब थोड़ा डिफरेंट ही होगा, लेकिन आई बिलीव के ऑलमोस्ट जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सेम ही होगा। तो उसमें अगर लेट से अगर मैं ये कहूँ कि एक मीडियम ही इंग्लिश है, अब आप जितनी भी आपकी नॉलेज अच्छी हो, और दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, मैं इसको अप्रिशिएट भी नहीं करता कि इंग्लिश में ही होना चाहिए, क्योंकि जितना मदर लैंग्वेज में आप कन्वे करते हैं चीज़ों को या चीज़ों को सीखते हैं, वो आप ज़ाहिर है फ़ॉरेन लैंग्वेज में नहीं सीखते। लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़, अनफॉर्चुनेट है लेकिन हकीकत है कि आपने इंग्लिश को ही पहले इम्प्रूव करना है, क्योंकि जब तक मीडियम में आपको ग्रिप नहीं है तो आप अपनी की हुई नॉलेज जो आपने गेन की उसको कन्वे कैसे करेंगे। अगर आपने रिटन भी इंग्लिश में करना है, आपको स्पोकन जो टेस्ट है, जो इंटरव्यू कहलाता है, वो भी अगर आपने इंग्लिश में ही देना है, तो आपकी नॉलेज बेस कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप
आपकी मीडियम ही अच्छी नहीं है तो भले चाहे आपका स्किल सेट भी कितना अच्छा हो, वो उसका कोई भी फ़ायदा इतना नहीं होता। तो नॉर्मली होता क्या है कि काफ़ी लड़के 3-3 अटैम्प्ट देते हैं, 6-6 साल पढ़ते हैं, लेकिन जो शायद बेसिक जो फ्लॉ रह जाता है मेरी नज़र में, वो उसकी मीडियम पे अबूर का ना होना। जो लड़के जिनको अगर मैं अपनी एडवाइस करूँगा, अगर वो CSS का जब इम्तिहान देते हैं, एक तो पहले अपनी जो रिलेवेंट फील्ड है उसमें ग्रेजुएशन पूरी कर लें, क्योंकि आपने अपने आप को पहले सिक्योर भी करना होता है, क्योंकि इसमें आपने देखा है 2 से 3% ही लोग क्वालिफाई करते हैं, सीटें लिमिटेड होती हैं और काफ़ी लड़के 3-3 अटैम्प्ट्स के बाद भी रह जाते हैं। तो फिर वो उनके लिए नौकरी करना या कहीं एडजस्ट होना, इट्स एन हेल ऑफ जॉब, जो हमारी जनरेशन में भी हुआ, ज़ाहिर है अभी भी हो रहा होगा। तो ये आप इसको टेस्ट के तौर पे लें, एक इम्तिहान के तौर पे लें, और उसमें आप ज़रूर जो लक का फैक्टर है, जो बेड लक का फैक्टर है, उसको भी जहन में रखें। तो इसके लिए सबसे बेहतर जो पाथ है वो यही है कि पहले आप ग्रेजुएशन कर लें अपनी रिलेवेंट फील्ड में, जो भी आपने, क्योंकि आप 12 या 16 साल के बाद जब कोई डिग्री लेते हैं तो उसमें आपको अपने पाथ का पता लग जाता है कि मैंने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बिज़नेस मैनेजमेंट में जाना है, लॉ करना है, वॉट एवर IT करना है, या मैंने एक्चुअलियन साइंटिस्ट बनना है, आपने करना क्या है पहले आप वो कर लें, वो आप डिग्री अपनी पूरी कर लें, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। एक दूसरा, जो भी लड़का अपनी फील्ड में अच्छा होगा ना, उसने CSS में अच्छा डिलीवर करना है, क्योंकि वो सारी जो डिग्री होती है वो भी इंग्लिश में होती है, उसमें भी पढ़ना पड़ता है, उस नॉलेज है उसकी टेस्ट होता है। तो पहले आप उसको अच्छी तरह कर लें। अगर आप किसी भी लड़के ने अपनी ग्रेजुएशन अच्छी तरह कर ली है तो मेरी नज़र में उसने 70% अपनी तैयारी पहले ही कर ली हुई है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने सिलेबस या जो नेचर ऑफ़ नॉलेज है, जो नेचर ऑफ़ सब्जेक्ट्स है, आपने उसको चेंज करना है। पहले आप इंजीनियरिंग पढ़ते होते थे, या मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते थे, या मेडिसिन पढ़ते थे, या लॉ पढ़ते थे। अब आपने डिफाइंड जो सब्जेक्ट हैं आपने उसकी तैयारी करनी है, जो मिला के कोई 1200 नंबरों का होता है। अच्छा, उसमें भी फिर क्या होता है कि जो 600 नंबर है, जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट जैसे कहते हैं, वो सबके लिए कॉमन होते हैं। आपका असल जो टेस्ट है वो वहाँ पे होना होता है, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन ग्राउंड है, उसमें जो भी गिरा वो पूरे कंपटीशन से आउट हो जाएगा। तो आपने फिर उसको देखना है कि यार इसमें मैंने कहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ अच्छी है, मेरी स्ट्रेंथ ख़राब है या नहीं है। अब उसमें होता क्या है कि आपने मार्क्स को गेन करना है ना, ये कोई डिग्री एग्जाम नहीं है जिसमें रिपीटेडली कह रहा हूँ ना कि आपने उसमें कोई यूनिवर्सिटी में पोजीशन लेनी है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोई हर सब्जेक्ट के मास्टर्स भी नहीं हो सकते, स्पेशलिस्ट भी नहीं हो सकते। तो उसमें आपको ये टारगेट ये रखना होता है कि मैंने मार्क्स अच्छी लेनी है, ताकि मेरी एलोकेशन प्रॉपर हो जाए और मुझे अपनी चॉइस की कोई सब्जेक्ट मिल जाए। उसके लिए आपने थोड़ा पास नहीं, थोड़ा सरपास भी करना होता है। तो उसमें आपने ये देखना होता है कि यार इस सब्जेक्ट में मैं अच्छा हूँ और इसमें थोड़ा मैं वीक हूँ, तो आपने उस पर फोकस ज़्यादा करना है, ताकि जिसमें आप अच्छे हैं उसमें आपके मार्क्स अच्छे हैं, जिसमें आप वीक हैं उसमें आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि उसके आप एवरेज ब्रैकेट करें। फिर आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। और ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी ब्यूटी ये है कि वो आप पे ही छोड़ा होता है कमीशन ने, कि आप अपनी चॉइस पे लें। अब उसमें जो चॉइस होती है वो बड़ी ट्रिकी होती है। काफ़ी लोग जो हैं वो मार्क्स की लालच में कि जी पिछले साल अच्छे मार्क्स आए थे, आप उसके पीछे चले जाते हैं। आपने उसमें भी उधर ही उन्हीं सब्जेक्ट से ऊपर रहना है जिसमें आपकी टेंडेंसी हो, जो आपको समझ आ रहे होते हैं, और जिनका कॉम्बो अच्छा बने। क्योंकि जब आप कॉम्बिनेशन अच्छा बनाते हैं, जो डे ऑफ द एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपको दिन में 2 पर्चे देने हैं और बैक टू बैक देने हैं, हर दूसरे दिन या चौथे दिन देने, तो उसमें बहुत टाइम नहीं होता कि आपने जितना 1 साल या 2 साल या 3 साल पढ़ा है उसको आप रिवाइज़ कर सकें। तो उसका कॉम्बो ऐसा बनाएं कि जिसमें आपको उसमें टाइम स्पेस अच्छा मिले, उसका कॉम्बिनेशन कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ भी बेहतर हो, ताकि आपके कम टाइम में आपकी जो नॉलेज है और जो आपकी स्टडी है वो कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव भी रहे उसके हिसाब से। तो ये जब आप कॉम्बो कर लेंगे, फिर हम आते हैं कि जी टेस्ट या इम्तिहान कैसे दिया जाए। तो ये जो एग्जामिनेशन है इट्स एन आर्ट, इसको आप अबूर कर सकते हैं। अब एक तो तरीका, पुराना तरीका था, अभी पता नहीं है या नहीं है, वो रट्टा होता था ना, कि अब तोते की तरफ रट्टे लगाते थे, जो कि हमने भी लगाए होंगे। लेकिन अभी इन्फॉर्मेशन का इतना फ़्लो है कि उसके रट्टे की इतनी ज़रूरत नहीं है। अभी तो एनालिसिस का दौर है, एनालिटिक्स का दौर है। आपने उसका भी फ़ायदा इधर ही लेना है कि जी किस तरह किसी चीज़ को मेमोराइज़ किया जाता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जी कौन सा सवाल या किस तरह के सवालात रिपीट होते हैं या नहीं होते। तो आप अपना एक ज़ाहिर पूरा, ये डिग्री कोर्सेज़ हैं, जो भी आप सब्जेक्ट उठाते हैं ना, उन पे मास्टर्स की डिग्रियाँ होती हैं, तो मास्टर्स वाला सब्जेक्ट नहीं कर सकते। आपने ये देखना होता है कि जी स्कोप उस टेस्ट का या उस सब्जेक्ट के पेपर का क्या रहता है नॉर्मली पिछले 8 या 10 साल में। तो आप उन चीज़ों पे तो पहले ग्रिप आप ज़रूर रखें ना, जो आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रिपीट होके आते हैं लेकिन डिफरेंट एंगल से आता है। फिर आपने ये देखना होता है कि जी हाँ सब्जेक्ट तो आ रहा है, सवाल भी आ गया, लेकिन वो एंगल्स पूछ रहा होता है, वो आपसे पूछ रहा होता है कि एवेल्यूट करें, क्रिटिसाइज़ करें, कमेंट करें। लेकिन हमारा नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है कि हमने कोई सवाल सुना और हमने उस पर थोड़ा जो भी पढ़ा होता हमने सारा लिख दिया। हम ये नहीं देख रहे होते कि पूछने वाला आपसे पूछ क्या रहा है। तो पहले आप उसको देखें कि वो आपसे
क्रिटिसाइज़ करवा रहा है, एनालाइज़ करवा रहा है, इवेल्यूएट करवा रहा है या सिर्फ कमेंट्री दे रहा है, तो उसका स्कोप क्या है, फिर आप इसको स्कोप को समझें। जब आप उसको स्कोप को समझेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि इसके लिए 3-4 पेज भी बहुत हैं। फिर आपको ये जो हमें एक होती है ना क्रेविंग होती है पेपर्स की और पेपर बुक को ज़्यादा हेवी करने की, वो तोल के आपको मार्क्स नहीं देते, क्वालिटी पे मार्क्स मिलते हैं। और क्वालिटी के लिए ज़रूरी है कि आपने मेरा सवाल समझा हो। अगर मैं ही लेट्स एग्जामिनर हूँ एम आई एम लुकिंग फॉर ए ब्यूरोक्रेट, जिसने समरिया बनानी है, जिसने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करना है, जिसने पेपर वर्क करना है या रिसर्च करनी है, अगर उसको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट चाह क्या रही है या उस समरी में चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है या जो भी आपके डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं और समझना क्या चाह रहे हैं, और अगर आपने पूरी राम कहानी उसमें लिख दी तो वो आपको किस तरह रेट करेगा, वो आपको ज़ाहिर है डफर ही रेट करेगा। तो उसमें आपने ये देखना होता है कि सामने वाले ने पूछा क्या है, मैंने इसको सिर्फ ये बताना है। और सामने वाले को हमसे ज़्यादा नॉलेज होती है क्योंकि वो आपको एग्जामिन कर रहा है, वो ऊपर बैठा हुआ है। तो इसलिए चीज़ों को समझें और उसके हिसाब से आप उसको रिस्पॉन्ड करें। और उसमें जो क्वेश्चन पेपर्स के स्ट्रक्चर्स हैं आप उसको समझें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आप उसको पहले करके एक तरफ कर दें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की गेम है ये सारी। 3 घंटे में अगर आपने 5 सवाल करने हैं तो सबको 3 घंटे और 5 सवाल ही करने हैं। आपको ज़्यादा ना टाइम मिलेगा ना कम सवाल मिलेंगे। तो आपने कंपटीशन उन्हीं से करना है जो आपके साथ ही बैठे। तो आप उस चीज़ को देखें, उस चीज़ पे फिर आप ग्रिप करें।